नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड से संघर्ष में योग आशा की किरण, शरीर और मन को स्वस्थ रखने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका। देश में कोविड टीकाकरण का अगला चरण आज से। केंद्र 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराएगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक में लॉकडाउन में आज से और अधिक राहत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इस वर्ष अप्रैल में लगभग 12,76,000 नए लाभार्थी जुड़े। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर सहित 3 आतंकी मारे गए। ईरान ने अपना एकमात्र परमाणु संयंत्र आपात स्थिति में बंद करने की घोषणा की। साउथैम्पटन में विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए। न्यूजीलैंड कल के स्कोर 2 विकेट पर 101 रन से आज आगे खेलेगा। और यूरो कप फुटबॉल में इटली ने वेल्स को 1-0 से और स्विट्जरलैंड ने तुर्की को 3-1 से हराया। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। आज से देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-23978-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक तरफ जहां विश्व कोविड महामारी से संघर्ष कर रहा है, वहीं इससे निपटने में योग आशा की किरण बना हुआ है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से योग दिवस पर कोई प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन योग दिवस के बारे में लोगों के उत्साह में कमी नहीं आई है। आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में कोई भी मानसिक रूप से तैयार नहीं था, लेकिन योग आत्मविश्वास का माध्यम बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग तनाव से मजबूती और नकारात्मकता से सृजनता का मार्ग दिखाता है। और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने समग्र स्वास्थ्य और सुखी जीवन शैली का मार्ग दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि योग तन और मन को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान भी आज चिकित्सा उपचार के अतिरिक्त उपचारात्मक प्रक्रिया पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि योग उपचार प्रक्रिया में मदद करता है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने भी मरीजों के इलाज के लिए योग को कवच के रूप में उपयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा कि इन अभ्यासों से श्वसन प्रणाली मजबूत होती है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। श्री मोदी ने कहा कि अधिकांश देशों के लिए योग दिवस वर्षों पुराना सांस्कृतिक त्यौहार नहीं है और लोगों में योग के प्रति उत्साह और प्रेम बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ इस दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने घोषणा की कि योग ऐप शुरू किया जाएगा और योगासनों पर आधारित विश्व की कई भाषाओं में योग प्रशिक्षण के कई वीडियो उपलब्ध होंगे। इससे भारत के एक विश्व एक स्वास्थ्य के सिद्धांत को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय योग को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। मंत्रालय ने योग के प्रसार के लिए कई डिजिटल टूल और निःशुल्क योग संसाधनों की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि योग को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग किया जा रहा है। विश्व के करीब 190 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हो रहा है। लाखों योग प्रेमियों ने योग दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने घरों में ही योगासन किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि समग्र स्वास्थ्य और खुशी हासिल करने के लिए मस्तिष्क तथा शरीर को एक साथ लाने की भारत की प्राचीन परंपरा से लाखों लोगों को फायदा हुआ है। उन्होंने योग को विश्व के लिए भारत का एक बड़ा उपहार बताया और कहा कि ये विशेष रूप से कोविड के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। श्री कोविंद ने इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन परिसर में योग किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों से घर में ही योग दिवस मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि योग से कोविड महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। कोरोना महामारी के कारण राज्य में लोगों के बड़ी संख्या में एकत्र होने पर प्रतिबंध है, इसलिए लोग घरों में ही योग दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आयुष विभाग कई प्रतियोगी कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। विभाग ने लोगों से वेबसाइट ayush.up.in देखने की अपील की है। राज्य के आयुष विभाग ने आयुष कोविड कवच के नाम से एक ऐप तैयार किया है, जिस पर लाइव योग सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में करीब 10 लाख लोग आज वर्चुअल माध्यम से योगासन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्रालय और छत्तीसगढ़ योग आयोग ने संयुक्त रूप से वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन किया हुआ है।
इस वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही आज सुबह छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाली राजिम नगरी में केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक प्रतिभागियों ने भाग लिया और योग के विभिन्न आसनों का प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व की नगरी राजिम में 3 नदियों महानदी, पैरी और सोंडूर का संगम होता है। आज इस नगरी में 8वीं शताब्दी में बने राजीव लोचन मंदिर के पास आयोजित इस योग अभ्यास कार्यक्रम के दौरान धर्म, संस्कृति और योग का संगम देखने को मिला। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। फिल्म प्रभाग आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लघु फिल्मों सेलिब्रिटी स्पीक का प्रसारण करेगा। इनमें कई प्रभावशाली सामाजिक लोग जीवन की गुणवत्ता के लिए योग के महत्व के बारे में बताएंगे। फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर ये फिल्में दिखाई जाएंगी। देश में कोविड टीकाकरण अभियान का अगला चरण आज से शुरू हो रहा है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को घोषणा की थी कि केंद्र सरकार कुल उत्पादन का 75% टीका खरीदेगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। शुरुआती आकलन के अनुसार नई नीति के तहत केंद्र सरकार पर चालू वित्त वर्ष में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए पहले से ही 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार वैक्सीन की खरीद पर 5% वस्तु और सेवा कर का भी भुगतान करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने आज से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण अभियान के बारे में आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में टीका एक प्रभावी उपाय है। भारत सरकार कृत संकल्प है कि प्रत्येक भारतीय को कम से कम समय में कोविड टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस लागू होंगी, उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक को जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं, निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वे अहमदाबाद में एक टीकाकरण केंद्र सहित 3 टीकाकरण केंद्रों का दौरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्री शाह की यात्रा का उद्देश्य लोगों को गुजरात सरकार के आज से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री शाह गांधीनगर में कालोल में 2 फ्लाईओवर, 1 नए रेलवे पुल और नए एपीएमसी भवन का उद्घाटन भी करेंगे। देश में अब तक 27 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 38 लाख 10 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक 5 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके 18 से 44 वर्ष के लोगों को लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि अब तक लगभग 22 करोड़ 55 लाख लोगों को पहला टीका और 5 करोड़ 10 लाख लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 29 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। इनमें से अब तक 26 करोड़ 4 लाख 19,412 टीके इस्तेमाल हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 3 करोड़ 6 लाख से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड से संघर्ष में योग आशा की किरण।
प्रधानमंत्री ने कहा, शरीर और मन को स्वस्थ रखने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका। देश में कोविड टीकाकरण का अगला चरण आज से। केंद्र 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराएगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक में लॉकडाउन में आज से और अधिक राहत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इस वर्ष अप्रैल में लगभग 12,76,000 नए लाभार्थी जुड़े। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर सहित 3 आतंकी मारे गए। ईरान ने अपना एकमात्र परमाणु संयंत्र आपात स्थिति में बंद करने की घोषणा की। साउथहैम्पटन में विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए। न्यूजीलैंड कल के स्कोर 2 विकेट पर 101 रन से आगे खेलेगा और यूरो कप फुटबॉल में इटली ने वेल्स को 1-0 से तथा स्विट्जरलैंड ने तुर्की को 3-1 से हराया। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। दिल्ली में कोविड प्रतिबंधों में दी गई राहत को 28 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान लागू प्रतिबंधों में और छूट देने की घोषणा की। आज से पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लब और खुले में योग गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार सभी बाजार, कॉम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्तरां को 50% क्षमता के साथ सुबह 8 से रात 10 बजे तक और बार को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश में आज से कोविड प्रतिबंधों में और ढील दी जाएगी। मॉल, रेस्तरां और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आज से खुल जाएंगे, लेकिन कोविड मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अब प्रदेश में शादी विवाह या दूसरे धार्मिक समारोहों में 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन आवश्यक होगा। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक मॉल और रेस्तरां अपनी 50% क्षमता के साथ रात के 9 बजे तक खोले जा सकेंगे। दूसरी दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी सप्ताह में 5 दिन खुल सकेंगे। सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मॉल या रेस्तरां में प्रवेश या दूसरे समारोहों के दौरान कोविड हेल्प डेस्क और पल्स ऑक्सीमीटर का होना जरूरी होगा। प्रदेश के घने स्थानों पर मौजूद सब्जी मंडियां भी पहले की तरह चलती रहेंगी, लेकिन अब उन्हें नए खुले स्थानों पर शुरू किया जाएगा और वहां सामाजिक दूरी का पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू को 2 घंटे कम करने का फैसला किया है, जो फिलहाल कोरोना के हालात के मद्देनजर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू है। अब राज्य भर में दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक खुली रहेंगी। रात का कर्फ्यू 9 बजे से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्नाटक में भी 16 जिलों में आज से लॉकडाउन के नियमों में छूट दी जा रही है। इन जिलों में कोविड संक्रमण की दर 5% से नीचे है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नियमों में ये छूट 5 जुलाई तक लागू रहेगी। तांत्रिक सलाह समिति के सलाह पर बेंगलुरु, अर्बन, यादगिरी, बीदर, कलबुर्गी, बेळगावी, मंड्या, कोप्पल, चिಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, कोलार, गदग, रायचूर, बागलकोटे और तुमकुरू जिलों में लॉकडाउन से कुछ राहत दी गई है। सभी दुकानें और दफ्तर शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे। बस और मेट्रो रेल की सुविधा आरंभ होगी। सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक पार्क खुले रहेंगे। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, लॉज और रिजॉर्ट्स एसी के बगैर केवल 50% तक ग्राहक को सेवा उपलब्ध करवाने की छूट दी गई है। फिल्म शूटिंग और आउटडोर स्पोर्ट्स की अनुमति दी गई है। शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। बिहार सरकार आज से कोविड टीकाकरण महाअभियान शुरू करेगी।
राज्य सरकार ने अगले 6 महीने में और 6 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य के लिए 6000 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर गहन टीकाकरण के लिए कार्यबल गठित किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। गुजरात में टीकाकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और सभी को टीका लगाए जाने के बारे में आज राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। कोविड टीकाकरण को व्यापक बनाने के लिए आज टीकाकरण त्योहार का भी आयोजन होगा। एक रिपोर्ट। राज्य के सभी 33 जिलों और 8 नगर निगम क्षेत्रों में 1000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों पर आज मंत्रियों और नेताओं की उपस्थिति में टीकाकरण उत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी गांधीनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण महोत्सव में शामिल होंगे। श्री रूपाणी ने कहा कि राज्य में सभी आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोविड विरोधी टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आज से युवाओं को टीकाकरण से पहले पंजीकरण नहीं कराना होगा, वे सीधे स्थल पर जाकर टीके लगवा सकते हैं। राज्य सरकार ने टीकाकरण बूथों की संख्या भी बढ़ाकर 5000 कर दी है, ताकि हर नागरिक को अपने नजदीकी बूथ पर आसानी से टीके उपलब्ध हो सके। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के साथ इस वर्ष अप्रैल महीने में लगभग 12,76,000 नए लाभार्थी जुड़े हैं। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बावजूद मार्च महीने की तुलना में 13.73% अधिक लाभार्थी जुड़े हैं। मार्च में लगभग 11,22,000 लाभार्थी जुड़े थे। हाल ही में प्रकाशित अस्थायी पेरोल आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च की तुलना में अप्रैल महीने में ईपीएफओ से अलग होने वाले सदस्यों की संख्या में 87,000 की कमी दर्ज हो गई है, जबकि 92,000 से अधिक लाभार्थी दोबारा जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर में कल रात बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर सहित 3 आतंकी मारे गए। सोपोर के गुंडब्राथ इलाके में ये मुठभेड़ उस समय हुई जब सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए संयुक्त अभियान शुरू किया। पुलिस ने बताया कि मारे गए 3 आतंकवादियों में लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर मुदस्सिर पंडित भी है, जो हाल में 3 पुलिसकर्मियों, 2 पार्षदों और 2 नागरिकों की हत्या की घटना में शामिल था। ईरान के एकमात्र परमाणु संयंत्र को आपातस्थिति में अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ईरान की विद्युत कंपनी तावानीर के एक अधिकारी ने बताया कि बुशहर स्थित परमाणु संयंत्र के बंद होने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई और ये 3-4 दिन में पूरी तरह से बंद हो जाएगा। वर्ष 2011 में रूस की सहायता से शुरू हुए इस संयंत्र को पहली बार आपात स्थिति में बंद किया गया है। साउथैम्पटन में भारत के साथ विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के चौथे दिन न्यूजीलैंड आज पहली पारी में 2 विकेट पर 101 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड भारत से अब भी 116 रन पीछे है। भारत की पहली पारी 217 रन पर सिमट गई थी। विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। उधर यूरो कप फुटबॉल में आज ग्रुप सी में यूक्रेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, जबकि नीदरलैंड्स का सामना उत्तर मैसेडोनिया से होगा। कल ग्रुप ए में इटली ने वेल्स को 1-0 से हराया। मैटियो पेसिना ने इटली के लिए एकमात्र गोल दागा। दोनों ही टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। एक अन्य मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने तुर्की पर 3-1 से जीत दर्ज की। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में 33 दिन बाकी हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज बात करते हैं भारत के तीरंदाज अतानु दास के बारे में। अतानु दास का जन्म 5 अप्रैल 1992 में कोलकाता में हुआ। विश्व के 13वें नंबर के खिलाड़ी अतानु ने वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पदार्पण किया। 2016 रियो ओलंपिक्स में वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। अतानु ने इस वर्ष अप्रैल में ग्वाटेमाला सिटी में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी तैयारियों की झलक दिखाई। उनकी पत्नी तथा भारत की शीर्ष महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने भी ग्वाटेमाला में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया था। टोक्यो ओलंपिक्स में दोनों मिक्स्ड टीम रिकर्व स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि भारतीय खेल इतिहास में एक अनूठी बात होगी। अतानु और दीपिका ग्वाटेमाला में अपनी फॉर्म को टोक्यो में भी जारी रखेंगे, लेकिन इस बार उन्हें चीन, कोरिया तथा चीनी ताइपे के तीरंदाजों से कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। इसके अलावा अतानु रिकर्व के व्यक्तिगत तथा टीम स्पर्धा में भी भाग लेंगे। रिकर्व टीम में तरुणदीप रॉय और प्रवीण जाधव उनके साथी होंगे। अतानु और भारत के अन्य तीरंदाज अगर ओलंपिक्स के दबाव के बीच शांत और एकाग्रचित होकर निशाना साधेंगे तो उनके पास अपना पहला ओलंपिक पदक जीतने का सुनहरा अवसर होगा। आकाशवाणी समाचार, हिमांशु कांडपाल।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। निखिल, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, कोरोना संक्रमण में लगातार कमी अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक भास्कर का कहना है 87% घट चुके हैं देश में रोज मिलने वाले मरीज। दैनिक नए मरीज अब 50,000। यूपी, बिहार समेत 11 बड़े राज्यों में नए केस 300 से भी कम। आज से शुरू हो रहे निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान पर राष्ट्रीय सहारा की टिप्पणी है, अब टीकाकरण को मिला बूस्टर डोज। जनसत्ता का कहना है सभी के लिए आज से मुफ्त टीकाकरण। पहले से पंजीकरण कराना जरूरी नहीं, राज्य के बजाय केंद्र सरकार टीके खरीदेगी। राष्ट्रीय दैनिक लोकसत्य ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से लिखा है, टीकाकरण में लाएं तेजी। कोरोना के चिंताजनक वेरिएंट से बढ़ सकती है परेशानी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, भारत के साथ आज सारी दुनिया करेगी प्राणायाम और सूर्य नमस्कार। 75 स्थानों पर होगा विशेष आयोजन। हिन्दुस्तान की खबर है, श्रमिकों को मुआवजे में 30 दिन की देरी पर 12% देना होगा ब्याज। श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का मसौदा जारी किया। अमर उजाला की खबर है, अगले वर्ष मार्च तक नौकरी पाने वालों को पीएफ देगी सरकार। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने वालों को भविष्य निधि खाते में नियोक्ता की ओर से 2 साल तक सरकार अंशदान देगी। दैनिक जागरण ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से लिखा है, गाड़ियों में अनिवार्य फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर फैसला जल्द। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आइए एक गीत सुनते हैं जिसे कैलाश खेर, शंकर महादेवन, सोनू निगम, शान, केसी चित्रा, दलेर मेहंदी तथा कई अंतर्राष्ट्रीय गायकों ने अपना स्वर दिया है। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड से संघर्ष में योग आशा की किरण। शरीर और मन को स्वस्थ रखने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका। देश में कोविड टीकाकरण का अगला चरण आज से। केंद्र 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराएगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक में लॉकडाउन में आज से और अधिक राहत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इस वर्ष अप्रैल में लगभग 12,76,000 नए लाभार्थी जुड़े। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर सहित 3 आतंकी मारे गए। और ईरान ने अपना एकमात्र परमाणु संयंत्र आपात स्थिति में बंद करने की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।